वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 जिसका इस चैप्टर का नाम है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र वो पढ़ा रही हूँ। इससे संबंधित हमने कई लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन 2 डायमेंशंस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, यानी घूर्णन निर्देश तंत्र को हमने का अध्ययन किया था और उसको द्विविमीय अध्ययन किया था। और हमने ये पाया था कि घूर्णन निर्देश तंत्र जो हैं वो हमारे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। क्यों होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र? क्योंकि जब कोई कण स्थिर पड़ा है या नियत वेग से चल रहा है, यानी उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो उसका त्वरण 0 होता है। लेकिन हमने ये देखा था कि जब किसी कण पर कोई बल नहीं लग रहा और उसका त्वरण 0 है, लेकिन उसी कण की गति को अगर हम घूर्णन निर्देश तंत्र में देखते हैं तो वह उसके अंदर त्वरण उपस्थित दिखाई देता है, एक आभासी त्वरण हमें दिखाई देता है, यानी त्वरण की जो टर्म है वो नॉन जीरो होती है। और इसी आधार पर हमने कहा था कि जब उस पर बल नहीं लग रहा और फिर भी उस पर त्वरण लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे तंत्रों को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। आज फिर हमने शुरू किया था रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन 3 डायमेंशंस। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 3 डायमेंशंस का मतलब ये है कि जब हमने 2 डायमेंशंस करी थी तो हमने 2 ही अक्ष लिए थे, एक्स और वाई, और हमने ये मान लिया था कि जेड अक्ष के सापेक्ष कण का कोई भी रोटेशन नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों ही जो हमारा एक तो 2 तंत्र हम लेते हैं, एक तो हम लेंगे जिसका नाम देंगे एस और दूसरा निर्देश तंत्र हमने ले लिया है आर। और एस तो है जो स्थिर निर्देश तंत्र है और आर जो है वो एस के सापेक्ष तीनों दिशाओं में गति कर रहा है। और कुछ हमने ये डायग्राम जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से अज्यूम कर लिया था। पी बिंदु पर एक कण रखा हुआ है जिसकी स्थिति का रूपांतरण वेग का रूपांतरण समीकरण और त्वरण रूपांतरण समीकरण हम निकालेंगे। हमने ये भी मान लिया था कि इसके P बिंदु पर जो कण बैठा है उसके निर्देशांक S निर्देश तंत्र में x, y, z है और R निर्देश तंत्र में x डैश, y डैश और z डैश है। और हमने क्या माना था कि अगर हमारे को ये निर्देशांक पता हो तो हम इसके अंदर इनके एकांक सदिश भी अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो S निर्देश तंत्र में माना जो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर्स हैं, वो हमारे किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आई जे के से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन जब हम आर निर्देश तंत्र पे आते हैं तो आर जो है वो समय के साथ एस के सापेक्ष बदल रहा है, इसलिए उसके जो अगर हम एस से देखें तो उसके एकांक सदिश भी समय के अनुरूप बदलेंगे। समय के अनुरूप बदलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम उनको आई जे के नहीं लिख सकते। तो हम आर निर्देश तंत्र के अंदर जो हम एकांक सदिश मानते हैं उनका नाम हम देते हैं आई डैश, जे डैश और के डैश। और उस आधार पर हम पी बिंदु पर जो स्थित पी बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है उसको एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर निर्देश तंत्र में आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि आर और आर डैश एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है वो बिल्कुल एक दूसरे पर संपाती रहते हैं। इस आधार पर हमने कुछ आर का मान दिखाए गए अनुसार समीकरण 1 से दिया था और हमने ये कहा था कि जब प्रारंभिक स्थिति है, जब t 0 है, उस वक्त r डैश की जो स्थिति है वो समीकरण 2 से दी जाती है और समीकरण 2 के अंदर हम समीकरण 1 को समाहित कर सकते हैं t बराबर 0 पर। उस आधार पर हमने r बराबर r डैश लिखा था और r का मान ये r बराबर r डैश का मान रख दिया था। तो ये हमारे को पहली
स्थिति सदिश की रूपांतरण समीकरण मिल गई थी, जो कि त्रिविमीय स्थितियों को प्रदर्शित करती है घूर्णी निर्देश तंत्र में। उसके बाद हमने कोशिश ये करी थी कि हम वेग रूपांतरण समीकरण निकालें। तो वेग रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए हमारे को वेग निकालना पड़ेगा। तो हमने सीधे समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन कर दिया था। अब क्योंकि हमने ये मान रखा है कि x डैश y डैश z डैश समय के साथ बदलते हैं, साथ ही i डैश j डैश k डैश भी समय के साथ बदलते हैं, इसलिए दोनों का अवकलन होना जरूरी था। तो हमारे को अवकलन के पश्चात कुछ ये समीकरण 4 प्राप्त हो जाती है। अब जब समीकरण 4 प्राप्त हो गई तो हमारे पास क्या हो गया, हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा है dr/dt, और हमारी जो राइट हैंड साइड में दो जो पार्ट्स हैं उसमें से पहला पार्ट जो है वो i डैश dx डैश अपॉन dt कुछ इस तरीके का है। तो ये भी हम वैसे dr डैश बाई dt लिख सकते हैं, पर dr डैश बाई dt लिख सकते हैं तो इनिशियल कंडीशन में तो r डैश और r बराबर हैं। तो इस स्थिति को हम दूर करने के लिए हमने क्या करा, हमने ये माना कि d बाई dt एक संकारक है। तो हम d बाई dt को, जैसे हम x को s निर्देश तंत्र में मानते हैं, r को r निर्देश तंत्र में उसी कोऑर्डिनेट को x डैश मान लेते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या करा, जब s में कोई संकारक लगता है उसका नाम दे दिया d बाई dt, और जब उसी संकारक को हम r में लगाते हैं तो हम उसका नाम दे देते हैं d डैश बाय dt। कार्य वही है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो पहली ब्रैकेट की टर्म है उसको हम d डैश r बाई dt लिख सकते हैं। इससे हमारी समस्या सॉल्व हो गई कि जब इनिशियल कंडीशन आएगी तब r और r डैश बराबर होंगे, तब भी हमारे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये r निर्देश तंत्र वाला फैक्टर है और s निर्देश तंत्र वाला फैक्टर पहला वाला है लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है। अच्छा, फिर दूसरी चीज हमने करी थी कि हमने di डैश अपॉन dt इनका मान निकालने की कोशिश करी थी। तो इनको हमने बड़े आसान तरीके से निकाला था कि हमें पता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में एक संबंध होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस r, है ना। तो हम ओमेगा क्रॉस r को हम ऐसे लिख सकते हैं dr बाई dt बराबर ओमेगा क्रॉस r, और इससे हम एक संकारक निकाल के लेकर आते हैं जिसका संकारक को मतलब r हटा दो, r की जगह हम कोई भी वेक्टर लगाएंगे वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। उस आधार पर हमने इन्हीं तीनों का मान i डैश j डैश k डैश का t के सापेक्ष अवकलन निकाल लिया था और उसको उपरोक्त जो समीकरण 4 है उसमें प्लेस कर लिया था। ये सब काम हमने कल कर लिए थे। तो उसको करने के पश्चात हमारे को क्या चीज प्राप्त हुई, हमें प्राप्त हुआ dr बाई dt बराबर d डैश r बाई dt प्लस ओमेगा क्रॉस r डैश यानी i डैश x डैश प्लस j डैश y डैश प्लस k डैश z डैश, ये प्राप्त हो गया। और हमने इसको अगर r डैश लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में r डैश और r बराबर है तो हम इसको r ही लिख लेते हैं। तो ओमेगा क्रॉस r लिख लिया हमने इसको। अब हमारे पास एक समीकरण कॉमन सी आ गई। अब हम क्या आ गई, पहली v दूसरी v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो ये एक वेग रूपांतरण समीकरण हमें मिल गई थी। अगर आपको v वेग प्रारंभिक s स्थिर निर्देश तंत्र में उस कण का वेग ज्ञात है तो हम r निर्देश तंत्र में उस कण का जो वेग है वो समीकरण 10 की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। या हम यो कह सकते हैं घूर्णी निर्देश तंत्र r में कण के वेग का रूपांतरण समीकरण 10 से दिया जाता। अब हमें जो करना है वो है त्वरण का रूपांतरण। तो अब त्वरण का रूपांतरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस जो उपरोक्त समीकरण है उसको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो अब t के सापेक्ष अवकलन करने से पहले हम एक थोड़ा सा एक ट्रिक निकालेंगे। ट्रिक क्या निकालेंगे, आप समीकरण 9 को देखिए। समीकरण 9 में अगर हम पहले पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी r है
और राइट हैंड साइड की जो दोनों टर्म्स हैं उनमें भी r है। तो r की जगह अगर हम कोई और वेक्टर रखें तो भी ये एक इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इक्वेशन के लिए प्रूव्ड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम इसको एक ऑपरेटर बना लेते हैं। क्या ऑपरेटर बना लेते हैं कि अगर कहीं d बाई डी टी किया जाए तो उस d को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी सदिश के सापेक्ष d बाई डी टी किया जाए तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर। तो हम एक संकारक हमने बना लिया। देखिए ये हमने क्या करा, r इधर रख रखा है, r को मैंने कॉमन ले लिया और फिर इसको एक संकारक नाम दे दिया। अब कहीं भी d बाई डी टी की जगह मैं इस समीकरण 11 के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को यूज कर सकती हूँ। अब ये चीज मैंने क्यों करी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी dr बाई डी टी मौजूद है समीकरण 9 में। अब मैं अगर इसको पुनः अवकलन कर दूं t के सापेक्ष तो मुझे त्वरण मिल जाएगा। तो मैं इसको समीकरण 9 को कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, dr बाई डी टी अपॉन इंटू डी बाई डी टी, 2 बार कर दिया उसका अवकलन। अब आपका dr बाई डी टी का मान तो आपको समीकरण 9 में दिया हुआ है, वो लिख दिया, और d बाई डी टी का जो मान मैंने संकारक के रूप में निकाला था उसको समीकरण 11 से रख दिया। अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले d डैश बाई डी टी को दोनों टर्म्स से ऑपरेट करेंगे और फिर ओमेगा क्रॉस को करेंगे। तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आनी चाहिए। अच्छा, इस ये डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं ए लिख देती हूँ। अब सबसे पहले डी डैश बाई डी टी का पहले भाग से डी डैश आर बाई डी टी से ऑपरेट किया जाता है। तो क्या बन गया, डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। फिर ओमेगा क्रॉस का इससे ऑपरेट किया जाता है, तो क्या बन गया, ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी। फिर डी डैश बाई डी टी का ओमेगा क्रॉस आर से ऑपरेट किया जाता है, तो क्या बन जाएगा, डी डैश। अब ओमेगा क्रॉस आर है तो एक बार ओमेगा से ऑपरेट होगा, एक बार आर से ऑपरेट होगा। तो जब ओमेगा से ऑपरेट होगा तो उसका मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा हमारा नियत कोणीय वेग है, तो वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। फिर उसका ऑपरेशन जो वो हमारा होगा आर के सापेक्ष, तो उससे हमारी टर्म क्या बनेगी, ओमेगा क्रॉस तो बाहर निकल जाएगा और डी डैश आर बाई डी टी आ जाएगी। तो एक और वैसी की वैसी टर्म आ गई। तो ये दोनों टर्म्स जुड़ के यहाँ लिखी हुई है 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी, और एक टर्म और आ जाएगी ओमेगा क्रॉस आर। तो इस प्रकार से हमारे पास इतनी टर्म्स आ गई हमारी, इसमें से एक टर्म 0 हो गई और बाकी सभी टर्म्स हमारे पास इकट्ठी होके मौजूद हैं। तो हमारे पास त्वरण का मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब हमारे को मालूम है डी डैश स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डी ओमेगा बाई डी टी का मान 0 मान कर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, a को तो a लिख लिया, d डैश स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को हमने a डैश लिख लिया, इसको 2 ओमेगा d डैश r बाई डी टी को हम v डैश लिख सकते हैं, v डैश लिख लिया, और प्लस ओमेगा क्रॉस r लिखा हुआ है, तो उसको हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमारी समीकरण 12 जो है वो हमारी क्या आ गई, हमारे पास एक रूपांतरण समीकरण आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं, ए जनरली नोन मानते हुए ए डैश निकालते हैं, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये चीज हमारे पास समीकरण 13 जो है वो हमारी त्वरण रूपांतरण समीकरण है। अब यहाँ पर जो a डैश है वो घूर्णी निर्देश तंत्र r में कण का त्वरण है। ये पहली टर्म तो हमारे को समझ आ गई। अब दूसरी टर्म की बात करें तो दूसरी टर्म हमारी क्या है, दूसरी टर्म है हमारी -2 ओमेगा क्रॉस v डैश। तो इसको हम नया नाम देते हैं, उसको कहते हैं कोरियोलिस त्वरण, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। और जो तीसरी टर्म है वो अगर हम देखें तो माइनस एक्सट्रीम केस में ओमेगा स्क्वायर आर
ओमेगा स्क्वायर आर क्या होती है आपकी अपकेंद्रीय त्वरण होता है। तो हमारा ये जो तीसरी टर्म है वो हमारी हो गई अपकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर हम इस पूरी समीकरण को, ये त्वरण रूपांतरण समीकरण हो गई, अब हम इस पूरी समीकरण को अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ही समीकरण जो ये उपरोक्त समीकरण है आपकी, वो बल के रूपांतरण समीकरण में बदल सकती है। तो हम क्या करते हैं, m से थ्रू आउट गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए समीकरण 13 को हमने m से गुणा कर दिया दोनों तरफ। m a डैश बराबर m a माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस ओमेगा क्रॉस r, ये आ गया हमारा, है ना। तो अब m a डैश को हम f डैश लिख देते हैं, m इंटू a को हम f लिख देते हैं और बाकी दो टर्म्स को वैसे के वैसे ही रखे रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करा है, f डैश को तो वैसे ही रहने दिया f, और इन दोनों टर्म्स को हमने लिख दिया f a। तो हमारा अब एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन देते हैं, हम क्या समझते हैं। सबसे पहले f डैश क्या है, m a डैश के बराबर, और वो क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र r में परिणामी बल है। f क्या है, m इंटू a क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र s में परिणामी बल है। तो ये दोनों का तो एग्जैक्ट डेफिनेशन पता लग गई हमारे को। अब जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास है माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। तो ये क्या हो गई, ये नहीं, पहले इसमें माइनस m ओमेगा क्रॉस r को डिफाइन किया गया है। तो ये टर्म हमारी क्या हो गई, m से मल्टीप्लाई होते ही त्वरण जो है वो बल में बदल गया। तो ये क्या हो गया आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये बल निर्देश तंत्र के स्वयं के घूर्णन के कारण, इसमें खास बात ये है कि ये जो बल है ये वास्तव में कण पर लग नहीं रहा, लगते हुए प्रतीत हो रहा है। यानी ये दो बल हैं, ये दोनों ही बल, देखिए अगर आपका कोई कण पर कोई बल कार्यरत नहीं है, अगर F 0 है तो F डैश का मान 0 होना चाहिए, नहीं हो रहा, उसके अंदर दो टर्म्स हैं। तो ये दोनों ही जो टर्म्स है ये आभासी बल हैं। तो आभासी बल हैं, तो आभासी बल में जो पहला बल है वो है हमारा m ओमेगा क्रॉस r डैश, जिसको हमने नाम दिया अपकेंद्रीय बल। तो ये बल क्या होता है, निर्देश तंत्र के स्वयं के घूर्णन के कारण उस कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हमारे को पेड़ चलते हुए लगते हैं, तो पेड़ वास्तव में चल थोड़ ना रहे हैं, हम क्योंकि चल रहे हैं, हम जिस निर्देश तंत्र में बैठे हैं वो चल रहा है, इस कारण से हमारे को वो बाहर जो स्टेशनरी थिंग्स है वो चलती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अपकेंद्रीय बल जो किसी कण पे लगता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन किस कारण से, घूर्णी निर्देश तंत्र के स्वयं के घूर्णन के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में ये एक आभासी बल है, सूडो फोर्स है, और ये कण पर वास्तव में नहीं लगता, लेकिन प्रेक्षक को ऐसा लगता है कि भाई उस कण के ऊपर लग रहा है। अब दूसरी चीज जो है वो है हमारी माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। तो इसको हमने नया नाम दिया, उसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल भी एक आभासी बल है, वास्तव में तो उस कण पर कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन ये किस कारण से, ये किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। यानी देखिए दो बल हो गए, एक तो बल किसी कण के ऊपर लगता हुआ प्रतीत होता है जो कि निर्देश तंत्र खुद चल रहा है इस कारण से, और दूसरा अगर कोई कण स्वयं गतिमान है तो उस पर एक एडिशनल फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा, वो एडिशनल फोर्स हमारा कोरियोलिस बल कहते हैं। तो अब आप इसको एक बार समराइज करती हूँ कि जैसे मान लो कोई एक कण है P बिंदु पर बैठा है, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक पेड़ है, पेड़ स्थिर है,
ठीक है। तो अगर हम जमीन पे खड़े हुए हैं तो हम एक स्थिर निर्देश तंत्र पे खड़े हुए हैं, तो हमारे को पेड़ स्टेशनरी दिखाई देगा, उस पर कोई बल नहीं लग रहा और हमें भी वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसी पेड़ को अगर मैं किसी ट्रेन में से देखूं तो मुझे वो चलता हुआ प्रतीत होगा, और वो किस कारण से होगा? क्योंकि निर्देश तंत्र खुद चलने लग गया इस कारण से। तो वो जो चीज है, ये हमने जो बल लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, वो हम किस से डिफाइन कर रहे हैं? अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अगर पेड़ की जगह मैं कोई कार ले लूं, जो कार जो है वो स्टेशनरी है, तो मैं नीचे जब खड़ी हुई हूँ जमीन पे, मुझे वो रुकी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब वो कार चलना शुरू हो गई, तो मैं स्थिर निर्देश तंत्र में खड़ी हूँ, मुझे वो कार चलती हुई प्रतीत हो रही है। अब वो चल रही है, मैं भी किसी ट्रेन में चढ़ गई, तो अब क्या होगा? अब हमारे को वो जो कार है वो स्वयं भी गतिमान है, ठीक है। तो हमारे को क्या होता है कि उसके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल का हम कैसे डिस्क्रिप्शन कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अगर कोई कार वास्तव में गति करती है और कोई स्थिर निर्देश तंत्र में बैठा हुआ है, तो हमारे को वो गतिमान दिखाई देगी। अब क्या हो रहा है कि मैं खुद जो है, जो कार को देख रही थी, वो खुद भी किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चढ़ गई, जैसे ट्रेन में चढ़ गई। तो ट्रेन भी चल रही है, कार भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में चलती हुई कार के ऊपर मुझे एक एडिशनल बल और लगता हुआ प्रतीत होता है, और उस बल का नाम कोरियोलिस बल। तो यानी किसी भी घूर्णी निर्देश तंत्र में से किसी कण को जब हम देखते हैं, तो उस कण का अगर वो स्थिर है तो उस पर एक बल लगता हुआ हमेशा प्रतीत होता है, जिसको हम कहते हैं अपकेंद्री बल। और एक बल अगर वो चलने लगे तो एक बल और लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। तो हमारे ये दो बल आ गए। अब कोरियोलिस बल के हमारे को प्रभाव वास्तव में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, इसको हमारे को पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। एक चीज और हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ओमेगा क्रॉस वी डैश के मध्य अगर थीटा कोण है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं -2 ओमेगा वी डैश साइन थीटा एन कैप। जो एन कैप जो है वो ओमेगा और वी डैश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एकांक सदिश है। अगर ओमेगा और वी डैश परस्पर लंबवत होते हैं तो हमारा साइन 90 हो जाएगा, उस वक्त कोरियोलिस बल अधिकतम लगेगा। और अगर हमारे एक ही दिशा में है, समानांतर है, तो थीटा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोरियोलिस बल आपका 0 लगेगा। तो ये सारी चीजें हमने कोरियोलिस के बारे में पढ़ ली। अब कोरियोलिस बल जो है वो हमारा कहाँ उपयोगी है, क्या उसका असर हमें दिखाई देता है, उसके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।